हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी का बहुत कमेंट आ रहे हैं कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हमें फॉर्म कैसे फिलअप करना है, उसके बारे में आप बताइए। तो स्टूडेंट्स, आपके लिए आज की ये वीडियो होने वाली है फॉर्म फिलअप करने का कि कैसे हम फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। इसके बारे में हम सारी की सारी आपको जानकारी देने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के लिए जो जिनका शॉर्ट हैंड में हुआ है और जिनका सहायक ग्रेड 3 में भी हुआ है, मतलब दो एग्जाम में हुआ है, उन्होंने शॉर्ट हैंड के लिए भी था उनका और सहायक ग्रेड 3 के लिए भी था, उनका दोनों में हुआ है। तो उनको कौन सा फॉर्म भरना है? ग्रुप ए वाला फॉर्म। हालांकि यहाँ पर आप देखेंगे जब, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश के जिला न्यायालयों में शीघ्र लेखक 2, शीघ्र लेखक 3 एवं शीघ्र लेखक 3 कोर्ट मैनेजर स्टाफ की भर्ती परीक्षा 2021 की मुख्य परीक्षा का आवेदन पत्र। ये फॉर्म जिनका सिर्फ सिंगल शॉर्ट हैंड निकला है, सहायक ग्रेड 3 नहीं निकला है, उनके लिए भी ये फॉर्म है, और जिनका शॉर्ट हैंड प्लस सहायक ग्रेड 3 निकला है, उनके लिए भी यही फॉर्म होने वाला है। हेलो स्टूडेंट्स, बहुत ही जल्द आपके एमपी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मेंस की डेट भी अनाउंस हो जाएगी। क्या आप भी अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं? तो हमारे एप्लीकेशन सक्सेस विद यू के साथ जुड़ना ना भूलें। यहाँ आपको मिलेंगी असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए ओरिजिनल कोड डिक्टेशंस 40 वर्ड पर मिनट, 45 वर्ड पर मिनट और 50 वर्ड पर मिनट की स्पीड के साथ ही शॉर्ट हैंड डिक्टेशन मैटर्स 80 वर्ड पर मिनट, 90 वर्ड पर मिनट और 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड के साथ हाई ऑडियो क्वालिटी, जो आपके डिक्टेशन राइटिंग के स्किल्स और कॉन्फिडेंस को बूस्ट करके आपके सिलेक्शन को सुनिश्चित करेगा। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आज ही नीचे दिए गए कॉन्टेक्ट नंबर पर संपर्क करें और एमपी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मेंस में अपनी सीट सुनिश्चित करें। ऊपर से इस बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहले है नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ चिपकाएं। यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि जो फोटो आपने फॉर्म भरते टाइम आपने चिपकाई थी उसको लगाना है। यहाँ पर कौन सी लगाना? नवीनतम। नवीनतम मतलब अभी करंट में आपने 2-4 दिन में जो फोटो कैप्चर करवाई हो उस फोटो को यहाँ पर लगाना है। फिर भी आप चाहें तो यहाँ पर बिल्कुल नई फोटो लगा दें, और जो फॉर्म भरते टाइम अगर आपके पास में एक्स्ट्रा फोटो है तो कम से कम 2 फोटो को उन फोटो के पीछे अपना नाम लिखकर उस एनवलप में डाल दें, लिफाफे में डाल दें जिसको आप वहां पर भेजने वाले हैं। फिर स्टूडेंट्स, फर्स्ट है यहाँ पर आवेदन क्रमांक। तो देखिए, आप सभी के लिए आवेदन क्रमांक आपका दिया हुआ है। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए मैंने, देखिए रेड कलर से आप इन डिजिट को देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इस प्रकार से आपको आवेदन का नंबर अपना भरना है। सेकंड है यहाँ पर, यदि आप मुख्य परीक्षाओं में मेरिट अनुसार एक से अधिक ग्रुप में भी सफल होते हैं तो चयन हेतु आपकी वरीयता क्या होगी। देखिए, भले ही यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट हैंड का बताया गया हो, ग्रुप मतलब ग्रुप ए, और अगर अब यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं, अधिक, एक से अधिक ग्रुप में सफल होते हैं तो चयन हेतु आपकी वरीयता। अब देखिए, इसी फॉर्म में उन्होंने यहाँ पर दे दिया है कि अगर जैसे अब आप शॉर्ट हैंड में भी पास आउट है और सहायक ग्रेड 3 में भी पास आउट है और इंग्लिश नोइंग में भी पास आउट है, तो भाई आपको अब वरीयता देनी पड़ेगी। देखिए, कुछ बच्चों का क्या होता है कि पास आउट जरूर हो गए, उनके पास सर्टिफिकेट था स्टेनो का तो उन्होंने कर लिया, लेकिन अब हो सकता है उन पे स्टेनो ना बनती हो, तो फिर उस कंडीशन में क्या करेंगे? तो भाई पहले ऐसा करिए कि सहायक ग्रेड 3 को ले लीजिए प्रथम पे, फिर आप स्टेनो को ले लीजिए, ताकि अगर आपके नंबर अच्छे आते हैं तो आपको कम से कम ये सहायक ग्रेड 3 की तो मिल जाएगी, अगर इसमें स्टेनो में नहीं होता तो। अब लेकिन जिनका अच्छा है तो उन्हें वरीयता लेना है, तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय लिखकर अपनी वरीयता दे। तो देखिए, ग्रुप ए में शीघ्र लेखक, अब भाई जिसका शीघ्र लेखक में है तो शॉर्ट हैंड में है तो वो पहले क्या करेंगे, यहाँ पर प्रथम यहाँ पर लिख दें। फिर सहायक ग्रेड 3 के लिए वह दूसरी वरीयता कर दें, क्योंकि इंग्लिश नोइंग हर किसी के पास में नहीं है, और अगर आप ऐसे स्टूडेंट है कि आपने इंग्लिश नोइंग से फॉर्म भरा ही नहीं था तो आपको यहां पर क्या कर देना है, ऐसे डैश 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 कर दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद में ग्रुप ए के पदों पर चयन हेतु बॉक्स में प्रथम, द्वितीय, तृतीय लिखकर अपनी वरीयता दें। अब देखिए, शीघ्र लेखक ग्रेड 2 ये होता है अगर जिनके पास में 100 वर्ड प्रति मिनट का सर्टिफिकेट है, उनके लिए शीघ्र लेखक ग्रेड 2 है। इसका ग्रेड पे कितना होता है? तो इसका ग्रेड पे 2800 ग्रेड पे होता है। और शीघ्र लेखक ग्रेड 3, इसमें 80 वर्ड पर मिनट की डिक्टेशन मांगी जाती है,
और इसका ग्रेड पे मतलब आपको जो सैलरी मिलेगी, बेसिक पे आपका बनता है भाई 2400, तो ये कहीं ना कहीं कम है इसकी अपेक्षा में। और फिर है शीघ्र लेखक ग्रेड 3 कोर्ट मैनेजर स्टाफ, इसका भी 2400 ही ग्रेड पे होता है। इनमें और इनमें बहुत अंतर नहीं है, सिर्फ ये एक विशेष पद है कोर्ट में, उसके लिए बनाया गया है। तो अब क्या है, जिनके पास में 100 वर्ड पर मिनट का भी सर्टिफिकेट था और उन्होंने ग्रेड 2 के लिए भी फॉर्म भरा था, तो वो फिर कैसे सिलेक्ट करेंगे, प्रथम, द्वितीय और यहाँ पर तृतीय लिख देंगे। यहाँ पर आपको देखिए स्टूडेंट्स, ये डैश 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 ना करें, यहाँ पर तो आप अपना तृतीय लिखना ही है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर डैश 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 कर देंगे तो मतलब इसका हो जाएगा कि आपको इस वैकेंसी के लिए सीट नहीं चाहिए है, तो इसके लिए तो आपको क्या कर देना है, यहाँ पर तृतीय लिख ही देना है। और अगर आपके पास में 100 वर्ड पर मिनट का सर्टिफिकेट नहीं है, आपने फॉर्म में ग्रेड 2 के लिए वैकेंसी के लिए भरा ही नहीं है, क्योंकि बहुत से बच्चों के पास नहीं होता है 100 का सर्टिफिकेट, 100 वर्ड पर मिनट का सर्टिफिकेट, तो फिर यहां पर आपको क्या कर देना है, यहां पर आप करेंगे डैश और यहां पर आप कर देंगे प्रथम और यहां पर आप कर देंगे द्वितीय, ठीक है ना। फिर ये कंडीशन आएगी आपकी, फिर आपको यहां पर डैश करना है, यहां पर प्रथम, यहां पर द्वितीय। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि शीघ्र लेखक ग्रेड 3, वो शीघ्र लेखक ग्रेड 2, शीघ्र लेखक ग्रेड 3 एवं शीघ्र लेखक ग्रेड 3 कोर्ट मैनेजर स्टाफ, इसकी यहाँ पर पहले वरीयता आप यहाँ पर करिए सिर्फ ग्रुप ए ग्रुप बी की सिलेक्ट कि भाई आपको कौन सा फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है। उसके बाद सेकंड टाइम में आपको यहाँ पर देखना है, तो यहाँ पर आपको कौन से वर्ड पर मिनट में आपका सर्टिफिकेट था, किस वैकेंसी के लिए आपने आवेदन करा था, उसके हिसाब से आप प्रायोरिटी यहाँ पर एंटर कर देंगे। यहाँ पर एक नोट भी दिया हुआ है, अभ्यर्थी चयन हेतु वरीयता बहुत सावधानी पूर्वक भरे। वांछित पद हेतु अभ्यर्थी के पास समस्त शैक्षणिक अर्हता होना अनिवार्य है। वरीयता के चयन उपरांत पश्चातवर्ती प्रक्रम पर उसमें परिवर्तन की अनुमति, मतलब फिर परिवर्तन नहीं होगा। और यहाँ पर आपने, अगर आपके पास में आपने ग्रेड 2 का भर दिया और यहाँ पर आपके पास सर्टिफिकेट ही नहीं है 100 वर्ड पर मिनट का, तो आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा और बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जितने स्टूडेंट चाहिए होंगे उन्हीं की लिस्ट आएगी। लेकिन यहाँ पर अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपके पास 100 का नहीं हुआ तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए बड़े ध्यान से भरें, जब आपके पास जो सर्टिफिकेट हो उसी के आधार पर इस वैकेंसी के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट्स भेजें और उन्हीं के हिसाब से इन कॉलम को फिलअप करें। यहाँ पर नॉर्मल है आवेदक का नाम, हमने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए राम सिंह लिया है। जेंडर में मेल लिया है, अगर आप फीमेल हैं तो आप फीमेल को यहाँ पर ऐसे राइट करेंगे, इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको कर देना है। पिता का नाम आप यहाँ पर पिता का नाम लिखेंगे। फिर यहाँ पर जन्म दिनांक लिखेंगे, तो आपका जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए लिया 19/9/1995, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ हो आप उसको ले सकते हैं। अगर आपको एज कैलकुलेशन करना नहीं आता तो एज कैलकुलेटर यहाँ पर ओपन कर लीजिए, नेट पर आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर लिया है क्या 1995, और यहाँ पर लिया मैंने मंथ को, यहाँ पर 19 तारीख ली है, सितंबर का मंथ लिया है, हमें कब चाहिए है 2021, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे 1 जनवरी 2021 और ये कर देंगे हम कैलकुलेट। डेट यहाँ पर कैलकुलेट होके आ गई है 25 वर्ष 3 माह 13 दिन, और देखिए यहाँ पर भी 25 वर्ष 3 माह 13 दिन। तो इस प्रकार से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हालांकि ये आप लोगों को बिना कैलकुलेटर का हेल्प के आप कर सकते हैं और करना आना ही चाहिए। तो इस प्रकार से आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपने किस श्रेणी कैटेगरी से आवेदन किया, तो यहाँ पर आपने अगर अनरिजर्व से करा तो अनरिजर्व भरिए, ओबीसी है तो ओबीसी, एससी है तो एससी, एसटी है तो एससी, आप जो भी भरना चाहें वो आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपको भरना है। आपके पास में सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। क्या आप दिव्यांग हैं, वैसे तो नहीं यहाँ पर मैंने एंटर करा है, लेकिन अगर हैं आप तो यहाँ पर आपको हाँ लिख देना है। और फिर जब आप अगर दिव्यांग हैं तो उसमें कौन से हैं, क्योंकि 3 प्रकार होते हैं, तो श्रवण बाधित हैं, दृष्टि बाधित हैं, अस्थि बाधित हैं, आपको उसको भरना है। इसके बाद में क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, देखिए ऑफकोर्स आपको भरना ही पड़ेगा कि हाँ, क्योंकि ये वैकेंसी मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए ही थी। अगर आप नहीं करते तो आप बाहर वैसे भी हो जाएंगे, तो आपके पास में निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। अब यहाँ पर एक बात, बहुत से बच्चों का कमेंट रहता है कि सर निवास प्रमाण पत्र हमारा 2019 का है, 2020 का है
और पहले का है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने इस फॉर्म को भरते टाइम जो भी निवास प्रमाण पत्र लगाया था वही निवास प्रमाण पत्र आपको अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर लगाना है। अब आपने उसको चाहे डिजिटल वाला लगाया हो चाहे पुराना वाला लगाया हो, वैसे तो देखिए हर एक बच्चे को डिजिटल वाला लगाना चाहिए था, और निवास प्रमाण पत्र एक या दो बार चेंजेस जब होते हैं तब बनते हैं। जैसे पहले तहसील से बनता था तो हाथ से ही उसमें होता था और सील साइन होते थे, लेकिन लगभग 2015-16 से लोक सेवा केंद्र से आपका डिजिटल बनने लगा है, तो उसके बाद में आप प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, तो फिर वो वाला आपके पास सभी बच्चों के पास होगा, तो आप लोग उसको लगा दीजिए। और 2019 का हो चाहे 2020 का, देखिए उसमें आय प्रमाण पत्र जैसा या ईडब्ल्यूएस जैसा नहीं है कि उसकी एक ड्यूरेशन फिक्स हो। एक बार निवास बन जाता है उसके बाद एक लंबे अरसे तक वो चलता है, तो आप लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो आपने जब फॉर्म भरा था उस टाइम जो निवास लगाया है उसी को अभी लगाना है ना। तो इतना आप समझ के रखिएगा। क्या आप विवाहित हैं? अगर हैं तो हाँ लिखना है, नहीं है तो नहीं यहां पर लिख देना। जब नहीं की कंडीशन करेंगे तो यहां पर क्रॉस कर दीजिएगा जो ये बाकी ब्लैंक लाइन है, और अगर हैं तो यहां पर हाँ लिखकर फिर यहां पर विवाह की तारीख लिखें। अगर आपके पास बच्चे भी हैं तो उनके बच्चों के बारे में नाम और उनकी जन्म तिथि भी यहां पर एंटर कर दें। एक यहां पर अपवाद ये आता है कि सर हमने जब फॉर्म भरा था उस टाइम पर हमारी शादी नहीं हुई थी लेकिन हमारी फिर शादी हो गई। तो देखिए कोई दिक्कत नहीं है आपको, क्योंकि कहीं भी पेपर में ये नहीं कहा है कि जिस दिन अगर आप इस फॉर्म को भर देते हैं तो उसके बाद आप शादी जब तक नहीं करेंगे जब तक आपकी नियुक्ति नहीं हो जाए। तो यहां पर आपने जैसे ही हाँ करा उसके बाद में आप अपनी आप विवाह की तारीख लिख देंगे तो उससे स्पष्ट हो जाएगा कि पहले जब फॉर्म भरा था उसकी जो डेट है उसके बाद आपका विवाह हुआ है, तो उसमें कोई इशू नहीं आता है, आपके फॉर्म को निरस्त नहीं किया जाएगा। आपको बिल्कुल डरने की बात नहीं है। लेकिन ऐसा मत करना कि पता चला कि यहां पर आपने जब आपने फॉर्म भरा था उस टाइम आपकी शादी नहीं हुई थी और बाद में शादी हो भी गई लेकिन आपने डर के कारण यहां नहीं लिख दिया। अगर नहीं लिखोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम वेरिफिकेशन के टाइम में बहुत आएंगी। इसलिए आपको यहां पर हाँ करिए और यहां पर डेट लिखिए, क्योंकि जब वो वेरिफिकेशन होगा तो उस टाइम पर वो देखेंगे कि फॉर्म भरने की डेट क्या थी, आपकी शादी की डेट क्या थी, तो इससे दोनों चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आप फॉर्म भर रहे थे उस टाइम उससे पहले आपकी शादी हो चुकी थी, फिर आपने क्या किया, उस बात को छिपाया और आपने फॉर्म भरते टाइम शादी विवाह ना होने का वहां पर फिलअप करा, और अब फिर आप डेट लिखोगे अगर फॉर्म भरने से पहले की शादी की, तो फिर आपको दिक्कत आने वाली है। लेकिन अगर आपकी फॉर्म भरने के बाद में आपकी शादी हुई है तो कोई इशू नहीं है, आप डेट लिखोगे तो आपका फॉर्म निरस्त बिल्कुल भी नहीं होगा। क्या आप शासकीय कर्मचारी हैं? देखिए नॉर्मली तो अधिकांश स्टूडेंट नहीं लिखेंगे क्योंकि बहुत से कर्मचारी नहीं है, लेकिन उनमें भी कुछ कर्मचारी भी हैं अदर विभागों में, तो अगर वो हैं तो यहाँ पर हाँ करेंगे, और उस आपका पद क्या है वहां पर उस विभाग में वो आपको यहाँ पर एंटर करना। फिर उसके बाद में कार्यालय का नाम व पता, तो देखिए कार्य जो आप जिस ऑफिस में है उसका ऑफिस का नाम और उसका पता आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। कब से वहां पर आपकी ज्वाइनिंग हुई थी उसको लिखना है, और कब से कब तक, तो अभी वर्तमान में आप कर ही रहे हैं तो आप उतने वर्ष लिख सकते हैं। स्थायी पता आपको यहां पर एंटर करना है। यहां पर एक बात और बता दें हम कि आप अगर शासकीय कर्मचारी हैं तो आपको यहां पर एनओसी लेकर ही आपको लाना है। एनओसी का सर्टिफिकेट अभी आपको अपने विभाग से लेना पड़ेगा क्योंकि इसके डॉक्यूमेंट्स में लगने वाला है, मैं आपको अभी बताऊंगा। स्थायी पता, परमानेंट पता, देखिए यहां पर आपको अपना परमानेंट पता डालना है। यहां पर आपको वह पता डालना है जिस पर आपकी पोस्ट आए। हो सकता है आपका परमानेंट पता आपका गांव का हो लेकिन आप शहर में किराए से रह रहे हैं, या आपने यहां भी मकान बनवा लिया है लेकिन यहां पर कम रहते हैं, गांव में आप ज्यादा रहते हैं, तो फिर आप पत्राचार के लिए बेस्ट है कि आप अपने गांव का पता दें। एक कंडीशन और आती है, जैसे एक बच्ची का फोन आया था, सर हमारे पापा जी सरकारी नौकरी में और उनको घर आवंटित हुआ था, लेकिन अब जब फॉर्म भर रहे थे उस टाइम हमारे लिए सरकारी घर था लेकिन हमारा खुद का घर बन गया है, तो हमने सर अपने घर में शिफ्ट हो गए हैं, अब हम क्या करें। तो देखिए परमानेंट एड्रेस में अभी आप उसी को लिख दीजिए जो आपने पहले लिखा था, और जो पत्राचार का पता है उसमें अभी आप जहां पर करंट लोकेशन जहां पर रह रहे हैं
वहां की लिखिए ताकि आपका ज्वाइनिंग लेटर आपको मिल सके। जब आपकी ज्वाइनिंग होगी उसके बाद आप सर्विस बुक में चेंज करवा लीजिएगा अपना परमानेंट पता, उसमें आप एक एप्लीकेशन देंगे उसके बाद चेंज हो जाएगा। लेकिन अभी उससे छेड़छाड़ ना करके अभी आप यहाँ पर एड्रेस में पुराने पते को ही, लेकिन जो फॉर्म भरते टाइम लिखा था और जो आपका यहाँ पर पोस्टल के लिए रहेगा, पत्राचार के लिए, तो ताकि वहां से पोस्ट ऑफिस से जो आपकी डाक है ज्वाइनिंग की, तो वो यहाँ पर आपकी सही से यहाँ पर फिलअप हो सके। तो यहाँ पर आप करंट में अभी जहां पर उपलब्ध है और वह एड्रेस लिखना कि जिसमें 6-7 महीने आप कम से कम वहां पर रहने वाले हैं। ऐसा मत एड्रेस लिख देना यहाँ पर जिसमें पता चला कि आपने आज लिख दिया और 1 महीने बाद आप मकान खाली करके जा रहे हैं, आप चले जाएंगे, फिर इस एड्रेस पे जब आपका पोस्ट आएगा तो फिर कौन रिसीव करेगा। इसलिए ऐसा एड्रेस यहाँ पर डालें जहां पर उम्मीद हो कि 6 महीने 1 साल आप रुकने वाले हैं और आसानी से यहां से आपका जो लेटर रहेगा वो आपको मिल सके। वरना अगर नहीं मिला ना तो आपकी ज्वाइनिंग पे प्रॉब्लम आएगी। समझदारी है इसी में कि आप थोड़े से अच्छे से इस एड्रेस को समझकर लिख दें। वहीं का जिला लिखेंगे, वहीं का पिन कोड लिख देंगे आप। उसके बाद मोबाइल नंबर, आप सबको पता है कि आपको अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड जो आपने फॉर्म के टाइम पर रजिस्टर करवाया था उस नंबर को लिखिए, ईमेल आईडी को यहाँ पर एंटर करिए। अब शैक्षणिक योग्यता का विवरण, तो यहाँ पर परीक्षा का नाम, तो देखिए हाई स्कूल है तो इसका बोर्ड अधिकांश देखिए, अगर आप मध्य प्रदेश से हैं तो माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल से आपने मान्यता प्राप्त रहती है एमपी बोर्ड की, और अगर आप सीबीएसई से रहे हैं तो आप सीबीएसई यहाँ पर भर दीजिए। यहाँ पर किस वर्ष में आपकी 10वीं हुई है उसको भरिए, फिर प्राप्तांकों का प्रतिशत, तो आपका जितना परसेंट रहा है उसको भरिए। यदि टिप यदि कोई हो, यहाँ पर टिप कोई सी भी आपकी है नहीं ना आपको लगाना है यहाँ पर, तो आप ब्लैंक कर दीजिए। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि आप तो एक एक करके यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कुछ नहीं करिएगा, यहाँ पर आपको क्या कर देना है, इस प्रकार से डैश 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 आप यहाँ पर भी कर दीजिए, क्योंकि ज्यादा चक्करों में अपन को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, यहाँ पर डैश कर दीजिए, ठीक है ना। इसके बाद में इसी प्रकार से आप इसमें तो वैसे भी डैश कर दीजिए। हायर सेकेंडरी, ये भी आपकी माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश बोर्ड से हुई होगी, इसका आपका वर्ष क्या था, इसमें परसेंट कितना था, और यहाँ पर आपको डैश कर देना है। सीबीएसई से है तो सीबीएसई आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। स्नातक आपका क्या है, तो स्नातक में देखिए, स्नातक में आपका अगर यहाँ पर आपका हो सकता है हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी से आपने पास आउट करा हो सकता है आपका छत्रसाल से किया हो सकता है आरजीपीवी से किया हो सकता है यहाँ पर बरकतुल्लाह से हो आपकी मान्यता प्राप्त, आपका एलएवाई हो सकता है। तो जिससे भी आपका यहाँ पर जिस यूनिवर्सिटी से संबद्ध था आपका ग्रेजुएशन, उसको यहाँ पर एंटर कर देना है। फाइनल ईयर की जो मार्कशीट थी उसमें जो फाइनल आपका कॉलेज पास आउट हुए थे उसका वर्ष क्या था यहाँ पर लिखना है। ओवरऑल आपका लास्ट की मार्कशीट में कितनी परसेंट बनी आपको उसको एंटर करना है और यहाँ पर डैश 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 कर दीजिए। फिर क्योंकि ये ग्रुप ए का फॉर्म है शॉर्ट हैंड वालों का, तो हिंदी शॉर्ट हैंड आप दो प्रकार से, एनसीबीटी भी करवाती है, एससीबीटी भी करवाती है, तो आपने कहां से करा है उसको यहाँ पर एंटर कर देना है। वर्ष लिखना है और यहाँ पर प्राप्तांकों का परसेंटेज आपको लिखना है, कितने वर्ड पर मिनट का आपका सर्टिफिकेट है। देखिए क्योंकि यहाँ पर प्राप्तांकों का प्रतिशत ऑब्लिक गति लिखा हुआ है, तो आप 80 वर्ड डब्ल्यूपीएम में पास आउट है या 100 वर्ड पर डब्ल्यूपीएम में पास आउट है, आपको वो एंटर कर देना है, यहाँ पर डैश 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 कर देना है। इसके बाद में वैध सीपीसीटी स्कोर कार्ड, तो आपका देखिए यहाँ पर बोर्ड कौन सा होगा, सीपीसीटी हो जाएगा। फिर उसके बाद किस वर्ष में करा था वो आपको एंटर करना है। यहाँ पर कंप्यूटर दक्षता का प्रतिशत आप यहाँ लिखेंगे। हिंदी टाइपिंग में प्रतिशत भले ही है, यहाँ पर आप तो गति लिखिए कि आपकी कितने वर्ड पर मिनट की गति से आपने यहाँ पर पास आउट करा हुआ है। फिर अंग्रेजी टाइपिंग में आपने कितने वर्ड पर मिनट की गति से पास आउट करा हुआ है। यहाँ पर अंग्रेजी टाइपिंग का कोई भी दिक्कत नहीं है, अगर आप पास आउट नहीं है तो आपको अलग नहीं करा जाएगा। यहाँ पर मेन है हिंदी की टाइपिंग पास आउट अच्छे से होना, जो उनने मांगी थी, तो यहाँ पर आपको उसको भी एंटर करना है। और इंग्लिश की भी आप कर दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि छोड़ देना है, कर दीजिएगा, लेकिन अगर आप इसमें इंग्लिश की टाइपिंग में फेल भी हैं तो आपको यहाँ पर बाहर नहीं किया जाएगा। यहाँ पर मेन देखा जाएगा कि कंप्यूटर में आप पास आउट हैं और हिंदी टाइपिंग में पास आउट थे उस सर्टिफिकेट में कि नहीं थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये दो चीजें मेन हो जाती हैं। एक वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा, तो देखिए एक वर्षीय कंप्यूटर डिप्लोमा हो सकता है आपका कोपा से हो, आईटीआई से हो सकता माखनलाल यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त किसी सेंटर से आपने डीसीए पीजीडीसीए किया हो, या हो सकता है आपने एक वर्षीय डिप्लोमा बीसीए
से के बीसीए अगर आपने करा है तो आप उसको भी यहाँ पर एंटर किसी यूनिवर्सिटी से करा, क्योंकि एक वर्षीय डिप्लोमा को वहां पर बीसीए की कैटेगरी में मान्य कर दिया गया है। तो कोई इशू आपको रहेगा नहीं, किस वर्ष में करा था, परसेंट क्या था, आपको यहाँ पर भर देना है। अन्य कोई तकनीकी एवं शैक्षणिक योग्यता अनुभव, कोई भी अनुभव लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपसे जो चीजें मांगी हैं आपके पास में है, उससे ज्यादा अनुभव लिखेंगे तो आपको जब जॉब में जाएंगे तो आपको ऐसे काम दिए जाएंगे कि आप फिर हमेशा आप पर बर्डन ही रहेगा। तो हमें ज्यादा होशियार बनकर अपने फालतू की योग्यता अनुभव बताने की जरूरत है नहीं, फिर आपके विवेक पर है, आप बताना चाहते तो बिल्कुल बता सकते हैं। क्या आपके विरुद्ध कोई दांडिक प्रकरण किसी पुलिस थाने न्यायालय में पंजीबद्ध विचाराधीन है अथवा न्यायालय में से निराकृत हो चुका है? देखिए यहाँ पर आपको हाँ या नहीं का निशान लगाना है। तो देखिए अधिकांश बच्चों पर तो कोई भी दांडिक प्रकरण नहीं होगा तो नहीं लिखिएगा, और अगर फिर कोई भी प्रकरण है तो यहाँ पर उसकी जानकारी आपको देना है। इसमें एक बात मैं और आपको बता दूं कि यहाँ पर अधिकांश जो नॉर्मल देखिए लड़ाई झगड़े के होते हैं, अगर जिनका निराकरण हो गया तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निराकरण नहीं हुआ है तो उसकी जानकारी देना आवश्यक है। लेकिन मैं एक बात और बता दूं, अगर आप हल्का सा भी यहाँ पर जानकारी देते हैं तो आपको पहले ही विचार के पहले ही आपको बाहर कर दिया जाएगा, आप पर विचार भी नहीं किया जाएगा। तो आप अगर चाहें तो अभी आप नहीं करें, फिर अगर बाद में पता भी चलता है तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी आप बैठेंगे तो आप बैठने दीजिएगा, आपका वहां पर निर्दोष हो जाएंगे तो भी कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर अभी आप लिख देंगे तो पता चला आज ही आपको बाहर कर दें, तो उससे अच्छा तो है कि आगे की स्टेज तक तो पहुंचे आप, है ना। लेकिन अगर आप पर महिलाओं के विरुद्ध शोषण का आरोप है तो बिल्कुल भी नहीं छुपाइएगा, क्योंकि फिर आपको सीधी की सीधी आपको सजा होगी ही, ठीक है ना। महिलाओं के केस में यहाँ पर अगर आपने छेड़खानी का लगाया और भी कोई भी केस लगे हैं तो उसको तो आपको यहाँ पर भरना जरूरी है, क्योंकि अगर उसको नहीं भरेंगे और पता चल जाएगा तो फिर आप पर बहुत बड़ी वैधानिक कार्रवाई हो सकती है, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान रखें। हालांकि आपसी लड़ाई झगड़े हैं या कुछ भी है तो इनको आप थोड़ा सा इग्नोर भी कर सकते हैं, चाहे तो अगर आप चाहते हैं कि भरना है तो बिल्कुल भर सकते हैं ना। इसके बाद में निम्नलिखित दस्तावेजों प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायाप्रतियां आवेदन के साथ संलग्न किया जाना है। ऑनलाइन आवेदन पत्र की पावती, जब आपने प्री का एग्जाम भरा था उसकी आवेदन की पावती, रसीद की छायाप्रति। देखिए अब आपके पास में ऑनलाइन आवेदन किया था तो उसकी पावती होगी और रसीद की छायाप्रति। तो देखिए ऑनलाइन आवेदन जब आप करते हैं तो उसके साथ अलग से रसीद नहीं मिलती है, जब आपका पेमेंट हो जाता है तो उसी पेमेंट वाले फॉर्म पर भुगतान है लिखा आता है, इसीलिए ने यहाँ पर ऑब्लिक लगाया हुआ है। तो आप अगर आपके पास में भुगतान है वाला जो आवेदन था आपका प्री का, उसको यहाँ पर आपको उसकी कॉपी लगाना है। फिर उसके बाद में मुख्य परीक्षा का पोर्टल शुल्क जमा करने की पावती। अब इसमें बहुत बड़ा एक दिक्कत आ रही है बच्चों को कि सर हमारा मुख्य परीक्षा का जो पोर्टल शुल्क है उसकी हमारे पास में रिसीव नहीं है, अब क्या करें। तो देखिए मैं बता देता हूं आपको कि रिसीव होती कैसी थी, ठीक है ना। यहां पर देखिए रिसीव तो है इस प्रकार की, इस प्रकार से पेमेंट हुआ होगा आपका। देखिए ये उसी टाइम की डेट की निकली हुई है जब इनने फॉर्म भरा था, उसके बाद इनने प्रिंट आउट निकाला होगा। तो इनकी रिसीप्ट तो इस प्रकार की होती है। यहाँ पर ऑर्डर आईडी भी लिखी रहती है, यहाँ पर पेमेंट ट्रांजैक्शन नंबर भी लिखा होता है, पेमेंट यस और ये पेमेंट है। तो ये तो होता है इस प्रकार का, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपके पास में अगर वो रिसीव नहीं है तो फिर क्या करें, समझ रहे हैं। अगर आपके पास में अभी रिसीव्ड नहीं है तो फिर क्या करें। तो फिर देखिए स्टूडेंट्स, अब जब नहीं है तो एक तो आप पहले तो सभी मोबाइलों में चेक कर लें कि आपके पास में, क्योंकि आजकल 2-2 4-4 मोबाइल होते हैं तो हो सकता है वहां पर आपकी रह गई हो, तो कहीं ना कहीं आपको उसकी कॉपी मिल जाए। और अगर कॉपी नहीं मिलती है तो अभी जो आपने वेबसाइट से वहां पर आपको डाउनलोड करने को मिल रहा है आप उसको डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि अब देखिए ना होने से अच्छा क्यों होना। तो फिर ये इस प्रकार का आपका फॉर्म आपको मिल जाता है वहां पर, और उसी को आप वहां पर एंटर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर भी तो आपका पेमेंट सक्सेसफुल का स्टेटस है। तो जब अगर ये स्टेटस है तो ऐसा नहीं है कि वो लोग आपको बाहर कर दे, जहां तक हमारा समझना है यहाँ पर, क्योंकि स्पष्ट है प्री पेमेंट डिटेल्स, यहाँ पर अमाउंट पेड और पेमेंट स्टेटस एस, मतलब यहाँ पर सक्सेसफुल है। ट्रांजैक्शन आईडी दी हुई है,
फिर ग्रुप ए मेंस एग्जाम के पेमेंट डिटेल आपके पास में देखिए, पेमेंट स्टेटस एस मतलब सक्सेसफुल, पेमेंट आईडी भी दी हुई है और इनका दोनों एग्जाम में निकला था क्योंकि, तो देखिए यहाँ पर भी पेमेंट का सक्सेसफुल और स्टेटस हर एक चीज यहाँ पर पेमेंट का भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप इस प्रकार के फॉर्म को भी लगाएंगे तो आपको फिर वो बाहर नहीं करेंगे, आप इस चीज को समझ के रखिएगा, आपको वो बाहर नहीं करेंगे, इस बात को आप समझ लीजिएगा कि आपको किसी भी हद तक बाहर नहीं करेंगे। तो अगर आपके पास में नहीं है तो फिर आप इसको लगाइए, लेकिन प्रयास कर लीजिए, ऐसा नहीं कि सर ने बोला तो अब हम बिल्कुल बस अब नहीं लगाने वाले हैं, अब तो जो है उसी को। अगर आपके पास में मिल जाता है 1-2 दिन में तो आप उस रिसीप्ट को ढूंढ लीजिए, और नहीं मिलता है तो फिर इसको तो आपको लगाना ही है और इससे भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पेमेंट ट्रांजेक्शन आईडी भी है और आपका पेमेंट सक्सेसफुल का स्टेटस वहां पर दिया हुआ है। जन्म तिथि हेतु हाई स्कूल की अंक सूची ऑब्लिक प्रमाण पत्र। तो देखिए जन्म तिथि के लिए आपके पास में हाई स्कूल की अंक सूची आपके पास में है ही, और यहाँ पर प्रमाण पत्र की बात है तो अगर आपके पास में जन्म तिथि का कोई प्रमाण पत्र है आप उसको भी लगा सकते हैं, तो लेकिन अपन को बिल्कुल भी नहीं लगाना है, आपको तो हाई स्कूल की मार्कशीट 10th की मार्कशीट लगा दीजिए, वो पर्याप्त होती है। फिर अगर जिनका आरक्षण से जिनका सिलेक्शन हुआ है तो उनको सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र यहाँ पर आपको संलग्न करना है। यहाँ पर एक कमेंट आया था कि सर हमारा इसमें जाति प्रमाण पत्र में एड्रेस दूसरा है और अभी हम रहे दूसरी जगह पर रहे, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्थायी पते में जो आपका यहाँ पर आपका आरक्षण जिसमें आपने जाति प्रमाण पत्र जहाँ के एड्रेस पे बना है उसको भरिएगा, और वर्तमान में आप पोस्टल में आप जहां पर रह रहे हैं उसका भरिएगा, तो कोई इशू नहीं आएगा आपको, और ये आपका सर्टिफिकेट आपका वैलिड कहलाएगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मध्य प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र, मैंने निवास प्रमाण पत्र के बारे में बताया कि डिजिटल ही अब चल रहे हैं, तो उम्मीद है सबके पास होगा, तो आप उसकी कॉपी को यहाँ पर लगाना है। अब मैंने एक वहां पर कहा था कि क्या आप सरकारी कर्मचारी हैं, जिनने हाँ किया है उनको देखिए विभाग द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र, ये सिर्फ किसको लगाना है, केवल शासकीय कर्मचारियों को। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है तो यहाँ पर क्रॉस कर दीजिएगा, और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पर आपको एनओसी अपने विभाग से लाना है। एनओसी के लिए आप आवेदन कर दीजिए अपने विभाग में, ताकि 2-3 दिन में आपको एनओसी यहाँ पर मिल जाए। शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र, तो जितने भी आपके 10th है, 12th है, ग्रेजुएशन है, डीसीए की मार्कशीट है, उसके बाद में आपका सीपीसीटी है, ये सारे प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर लगाना है। तो अब यहाँ पर क्या है, पेज नंबरिंग करना है। तो देखिए जैसे आपका ऑनलाइन आवेदन पत्र की पावती रिसीव 2 पेजों में होगी, तो ऊपर साइड में सबसे कॉर्नर पे राइट साइड में आप नंबर डाल दीजिए कि 1 नंबर पेज, फिर उसके बाद दूसरा नंबर पेज, फिर उसके बाद में मुख्य परीक्षा का पोर्टल का जो है उसके, तो उस पर पेज नंबर 3, फिर जन्म तिथि के लिए हाई स्कूल की आप मार्कशीट लगा रहे हैं तो उसको पेज नंबर 4, सक्षम प्राधिकारी द्वारा ये सर्टिफिकेट दिया गया इसको 5 नंबर दे दीजिए, मूल निवास प्रमाण पत्र को 6 नंबर दे दीजिए, शैक्षणिक योग्यताएं जो हैं उनको 7, 8, 9, 10 आप डालते हुए, और किस पेज से किस पेज तक है ताकि वह आसानी से इसको ढूंढ सके। इसके बाद में आपको यहाँ पर साइन करना है और स्थान आपको प्लेस लिखना है, आप जहां पर रहते हैं, और यहाँ पर डेट किस डेट में आपने यहाँ पर इसको किया है। फिर इसके बाद में वही प्रोसीजर यहाँ पर कंप्लीट करना है। इस वाले फॉर्म को आपको भरना नहीं है, ये ऑफिस का है, यहाँ पर पहले ही लिखा है, इसे अभ्यर्थी ना भरें, क्योंकि ये कार्यालय के जो भी चेक करेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स को, उसमें आपका यहाँ पर वह सब चीजें चेक कर लेंगे। यहाँ पर हर एक चीज वो देखेंगे और यहाँ पर हर एक चीज यहाँ पर स्पष्ट देख लेंगे, और बाद में लिखेंगे कि चयन हेतु सक्षम है कि नहीं है, तो वो लिख देंगे यहाँ पर, है ना। यहाँ पर पंजीयन का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया गया है, पंजीयन आपसे नहीं मांगा गया है, पंजीयन का प्रमाण पत्र नहीं मांगा गया है, लेकिन अन्य प्रमाण पत्र यदि हो, अब अन्य प्रमाण पत्र मतलब पंजीयन भले ही यहाँ पर लिखा नहीं है, लेकिन अगर आपके पास में पंजीयन है तो आप पंजीयन लगा दीजिए, आधार कार्ड की अपनी कॉपी भी आप लगा दीजिए, ताकि कोई भी दिक्कत आपको ना आए, क्योंकि ये दस्तावेज आपके सपोर्टेड दस्तावेज कहलाते हैं। आपके पास जितने आपके दस्तावेज हैं उनको आपको लगाना है, क्योंकि अगर अन्य प्रमाण पत्र में यहाँ पर दिया भले ही नहीं है, लगा देते हैं तो कोई नुकसान नहीं होगा। रही बात हाई स्कूल की, जैसे मार्कशीट है उसका साथ सर्टिफिकेट अगर है तो लगा दीजिए, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जैसे डीसीए का आपके पास में डिप्लोमा आ गया है तो उसको लगा दीजिए, वरना आपकी फाइनल ईयर की मार्कशीट लगा दीजिए, अभी कोई दिक्कत नहीं आएगी।
जब आपका ज्वाइनिंग होगा उस टाइम तक आप डिप्लोमा के लिए वैसे भी अप्लाई कर ही दिया होगा, मैंने तमाम वीडियो में बताया, तो आप उसको लगा दीजिएगा। इसके बाद में आपके पास में ग्रेजुएशन का भी अगर डिग्री का है तो अच्छी बात है, तो लगा दीजिए, वरना नहीं है तो फिर काम फिर भी चलेगा, फाइनल ईयर की मार्कशीट आपको लगा देना है। तो ओवरऑल ये था आपका फॉर्म। जिनको भी बच्चों को उम्मीद है कि अब समझ में आ गया होगा ये सब बातें कि भाई कैसे क्या फिलअप करना है, और जिनके पास सिर्फ सहायक शीघ्र लेखक में हुआ है उनको यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 के सामने भी निरंक यहाँ पर ऐसे ऐसे डैश लगा देना, जबरदस्ती का प्रथम द्वितीय नहीं करना है। क्योंकि अगर सिर्फ ऐसा हुआ हो कि आपका स्टेनो में आपका सिलेक्शन हुआ है तो फिर इस कंडीशन में आपको क्या कर देना है, यहाँ पर डैश डैश ऐसे कर देना है, ठीक है ना। और यहाँ पर ये प्रायोरिटी तो आपको भरना ही है। अब हम आते हैं एक नजर हम बस इस फॉर्म में, अब क्योंकि हम सारा फॉर्म आपको नहीं समझाएंगे, वैसा का वैसा ही है, लेकिन जो सहायक ग्रेड 3 में जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है ग्रुप बी उनका कहलाता है, तो उनको अपनी नवीनतम फोटो लगाना है, यहाँ पर अपना भरना है कि कौन आपका क्या रोल नंबर था उसको भर दीजिएगा। फिर उसके बाद में यहाँ पर सिर्फ आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, वहां पर आपको 3 मिल रहे थे, यहाँ पर 2। तो यहाँ पर सहायक ग्रेड 3 में आपका अगर सिलेक्शन हुआ है तो इसको ही प्रथम करेंगे, क्योंकि अगर इंग्लिश नोइंग आपका नहीं है तो यहाँ पर डैश कर देना है, ठीक है ना। उसके बाद में आपका नाम यहाँ पर भर दीजिएगा, मेल है फीमेल है वो आपको एंटर करना है, और पिता का नाम, जन्म तिथि वगैरह सारा का सारा वैसा का वैसा ही है, हर एक चीज वैसी है। सिर्फ यहाँ पे चेंजेस क्या थे कि यहाँ पर वहां पर 3 बॉक्स थे, यहाँ पर आपको 2 बॉक्स हैं, 2 बॉक्स में से आपको सिर्फ सहायक ग्रेड 3 में आपका है तो आपको इसी को प्रथम भर देना है, क्योंकि इसमें तो कोई भी और है ही नहीं वैकेंसी, तो ये आप प्रथम कर देंगे, इसको डैश कर देंगे। लेकिन अगर आपका इंग्लिश नोइंग भी है तो आप बिल्कुल उसको भी आप कर दीजिए। इसके बाद में बाकी सारा का सारा फॉर्म वैसा ही है। यहाँ पर देखिए वहां पर शॉर्ट हैंड की सर्टिफिकेट के बारे में पूछा गया था, लेकिन यहाँ पर आप शॉर्ट हैंड क्योंकि है ही नहीं सहायक ग्रेड 3 में, तो आपको यहाँ पर वो कॉलम आपको नहीं दिया गया है, आपको उसको बिल्कुल नहीं भरना। आपको हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन, सीपीसीटी, एक वर्षीय डिप्लोमा और तकनीकी संबंधी शैक्षणिक कोई है तो आपको उसको भर देना है। सर्टिफिकेट भी वैसे ही लगाना है सारे के सारे, कोई अलग से इसमें इंफॉर्मेशन है नहीं। फिर इसके बाद में इंग्लिश नोइंग का है, तो देखिए किन्हीं बच्चों ने पहले इंग्लिश नोइंग अगर उनका है और अगर वो प्रायोरिटी देना चाहते हैं तो ग्रुप सी का फॉर्म भरें और यहाँ पर इंग्लिश नोइंग को फर्स्ट पे लें। फिर सहायक ग्रेड 3 को चाहता है तो भाई उसने उसमें भी अगर पास आउट है तो उसको आप द्वितीय नंबर पर आपको भर देना है। और बाकी का सारा फॉर्म आपका बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, कोई भी चेंजेस नहीं है, जो वहां पर था वही यहाँ पर। और यहाँ पर इंग्लिश नोइंग में देखिए इंग्लिश शॉर्ट हैंड चाहिए पड़ती है, तो अगर आपकी इंग्लिश शॉर्ट हैंड से था और इंग्लिश नोइंग है तो यहाँ पर उसका वर्ड परमानेंट और उसकी किस बोर्ड से वो मान्यता प्राप्त है उसके बारे में यहाँ पर एंटर करना जरूरी है। बाकी की सारी इंफॉर्मेशन जैसे हमने ग्रुप ए के फॉर्म में भरना बताया है वैसे के वैसे आपको भरना है, बाकी कुछ नया नहीं है। इसके बाद में स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको सारा का सारा समझ में आ गया होगा कि भाई हमें फॉर्म को कैसे फिलअप करना है। अब एक बात और रह गई है कि आपके कुछ डाउट्स हैं, मैंने यहाँ पर नोट डाउन करे हुए। मुख्य परीक्षा की फीस की रसीद नहीं है, फॉर्म भरते समय गलत प्रतिशत डल गया, वर्ष 2019 का प्रमाण पत्र, कुछ तो मैंने डाउट क्लियर कर दिए हैं, लेकिन वीडियो बड़ी हो रही है इसलिए ये जो डाउट रहेंगे इनको हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, तो उसके लिए आप इंतजार करिएगा। स्टूडेंट्स यदि हमारा चैनल आपको पसंद आया है तो इसको आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके जैसे और भी हमारे बच्चे यहाँ पर हमसे जुड़ सके और उनको इंफॉर्मेशन मिल सके। इसी के साथ में एक बात और कि हमारा जो डिक्टेशन के लिए कोर्स अवेलेबल है, आप चाहें तो उस कोर्स को भी परचेस कर सकते हैं ताकि आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो सके, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सहायक ग्रेड 3 के लिए 40, 45 और 50 वर्ड पर मिनट डिक्टेशन और शॉर्ट हैंड के लिए 80, 90, 100 की वर्ड पर मिनट की डिक्टेशन हम प्रोवाइड करते हैं और सारे के सारे कोड मैटर से रिलेटेड हैं, तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगे। इसलिए हमारे ऐप सक्सेस विथ यू को आप इंस्टॉल करें अपने मोबाइल पर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं उस कोर्स को और परचेस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमारे चैनल को इतना सपोर्ट करने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।